गाइस अभी रिसेंटली कार्टरेट के Q1 FY27 के नंबर्स आए हैं और कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी मीडियोकर रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर कम्युनिटी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द रिजल्ट्स, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो क्या रहा है ना, बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जो अराउंड 30 40 50% से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को दिखा पा रही है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वाई वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन कार्टरेट जो कि सिर्फ 16% पे ही ग्रो कर रहा है। लेकिन गाइस आज की वीडियो में मैं आपको इसके बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाई दिस कंपनी इज एक्चुअली सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस सबसे पहले एक काम करते हैं, कंपनी के मेजर बिजनेस सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो पहला सेगमेंट जो है ना, दैट इज कंज्यूमर ग्रुप। अब कंज्यूमर ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कार वाले, बाइक वाले, कार्टरेट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये बहुत सारे बायर्स और सेलर्स को एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी कार्स और बाइक को ईजिली सेल कर सके। देखो इस पहले क्या होता था ना कि अगर आपको अपनी कार या बाइक को अगर आपको सेल करना है तो आपको किसी एक डीलर के पास जाना पड़ता था और डीलर जो था वो उसको इंस्पेक्ट करता था और उसके बेसिस पर आपको उसकी वैल्यू बताता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि डीलर के पास कस्टमर जो होते थे वो काफ़ी कम ही रहते थे। तो इस वजह से होता क्या था कि आपकी कार या बाइक जो है ना, उसके लिए बहुत सारे बायर्स मिल ही नहीं पाते थे और आपके जो प्राइजेस हैं ना इसके, वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते थे। इस वजह से लोग जो थे ना वो ज़्यादातर अपनी कार्स को सेल नहीं कर पाते थे। अब यही प्रॉब्लम जो है ना वो एक्चुअली कार्टरेट सॉल्व कर रहा है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम कंपनी के पास जो ओवरऑल मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो अराउंड 8 करोड़ आ रहे हैं एट ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब इनके पास इतने सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कंसिस्टेंटली कार्स को बाय और सेल करना चाहते हैं। तो आप ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया है कि अगर आपको अपनी कार को अगर सेल करना है तो आप बहुत इजीली बायर्स को एक्चुअली लोकेट कर सकते हो। साथ में कंपनी ने क्या किया है ना, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही मैसिवली वर्क किया। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, जितना भी इनके पास इतने कस्टमर्स आते हैं और इतनी क्वेरीज आती हैं, उन्होंने क्या किया, इन सारे डेटा को इन्होंने यूज़ करके अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पुट ऑन किया और उसके बेसिस पर दे आर एबल टू सर्व द कस्टमर्स इन अ ग्रेट मैनर। तो उनको एग्जैक्टली ये पता है कि हमारे कस्टमर्स क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पर वो AI का यूज़ करके उनको मैच मेकिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं। इसके थ्रू वो ये भी बता पाते हैं कि आपके एरिया के अराउंड ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी कार या बाइक के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो उसको बहुत स्पीडन अप कर सकते हो, विच इज़ द एक्चुअल पर्पस कि आप अपनी कार या बाइक को स्पीडली सेल कर पाओ और वो भी अच्छे प्राइस के ऊपर। और ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्टरेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब कंपनी का ना गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो आता है ना, वो आता है जितनी बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी अपनी नई कार को लॉन्च करते हैं तो वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स करते ही करते हैं। क्योंकि लॉजिकली सोचो, अगर इतने करोर्स ऑफ पीपल अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कंसिस्टेंटली आते हैं तो एक बहुत टारगेटेड मार्केट है बेसिकली जो इनकी कार्स को खरीद सकती है। और इसके लिए ये लोग क्या करती है कंपनी, ये इनसे एडवर्टीजमेंट के लिए इनसे चार्जेस लेती है और साथ में अपनी कार्स को लिस्ट कराने के लिए भी इनसे लिस्टिंग फीस भी लेती है। अगर मैं इनके Q1 FY27 के रिजल्ट्स की बात करूं तो इनका जो कंज्यूमर सेगमेंट जो है उसने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है अराउंड 18% की और इनका एबिडा मार्जिन्स वर अराउंड 33%, लेकिन पैट मार्जिन्स वर अराउंड 12%। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस कि इनका कंज्यूमर सेगमेंट जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो सिर्फ 18% से ग्रो किया, क्योंकि कंपनी जो है ना वो कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 ईयर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पर ये ग्रो कर पा रही थी। लेकिन इस साल ये जो ग्रोथ रेट जो आई है ये थोड़ी सी सबड्यूड है। हमें इसका रीज़न समझना पड़ेगा एक बार। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था ना, दैट वाज GST कट दैट हैपेंड इन सितंबर 2025। अब जैसे ही GST रेट कट हुए तो जितनी भी न्यू कार्स थी ना वो काफ़ी सस्ती हो गई और अगर सस्ती हो जाएंगी तो एकदम से क्या होगा ना, कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्टली उन कार्स को खुद ही बाय करना स्टार्ट कर देंगे और अगर उनकी कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी उन कंपनीज़ की तो वो लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आके उस लेवल पर एडवर्टीजमेंट्स नहीं करेंगे और लिस्टिंग फी पे नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स क्या करेंगे ना, वो डायरेक्टली इनके शोरूम्स में जाके खुद ही कार्स को बाय कर लेंगे। तो इसी वजह से इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना उसके अंदर काफ़ी इम्पैक्ट आया। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज जो थे ना वो काफ़ी सबड्यूड रहे इस क्वार्टर के अंदर, और वो था यूज्ड कार मार्केट। क्योंकि यूज्ड कार मार्केट जो है ना ये भी इनका एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर नई कार्स के जो प्राइजेस हैं वो अगर कम हो जाएंगे तो लोग पुरानी कार्स क्यों खरीदेंगे
और अगर पुरानी कार्स नहीं खरीदेंगे तो इतनी लिस्टिंग्स जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी, या उतनी कार बिकनी जो है ना इनके प्लेटफॉर्म पे वो काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि बायर्स इतने आएंगे ही नहीं। बायर्स न्यू कार्स को खरीदना चाहेंगे। और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल कंज्यूमर ग्रुप का जो सेगमेंट है ना वो सिर्फ 13% से ग्रो किया। लेकिन अगर मैं इसको Q1 FY26 से कंपेयर करूं, मतलब लास्ट ईयर के नंबर से कंपेयर करूं, तो ये 32% से ओवरऑल ग्रोथ आई थी। अब गाइस हमें ये तो समझ आ गया कि Q1 FY27 के अंदर इनके नंबर जो थे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वो इतने सबड्यूड क्यों रहे। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकती है। क्योंकि लॉजिकली एक बात सोचो कि जो रेट कट जो हुए थे ना ये एक वन टाइम इवेंट था एंड इट हैपेंड इन सितंबर 2025। इसका जो इम्पैक्ट जो है ना वो नेक्स्ट सितंबर तक आते आते, मतलब सितंबर 2026 तक आते आते ये इम्पैक्ट काफ़ी हद तक वियर ऑफ हो जाएगा। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे मारुति, हुंडई, किया, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ना इनकी जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ जो है ना वो थोड़ी सी फिर से रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे धीरे धीरे जितनी भी यूज्ड कार की जो मार्केट है वो वापस पिकअप करनी स्टार्ट करेगी। और साथ में जैसे इन कंपनीज की ग्रोथ रेट ओवरऑल स्लो होने लगेगी ये लोग वापस एडवर्टीजमेंट्स इनके प्लेटफॉर्म पे आके करने लगेंगे। तो ये जो कंज्यूमर ग्रुप जो है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस पिकअप कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कंपनी की हुई है ना, इन्होंने क्या किया है, स्पिनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। अब स्पिनी जो है ना बेसिकली वो क्या करती है, उनके पास पूरी कंट्री के अंदर ना एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूज्ड कार्स को बाय करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं और उसको फिर आगे सेल करना चाहते हैं। और वो सेल कहाँ करेंगे, वो सेल करते हैं कार ट्रेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब स्पिनी के पास जितनी भी कार्स होंगी वो उसको लिस्ट कराएगा कार ट्रेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कार ट्रेड के पास क्योंकि इतने मंथली एक्टिव यूजर्स आते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये वाली कार जो है ना अगर उनको बाय करनी है तो वो डायरेक्टली इनको ये बोलेगा कि आप स्पिनी के शोरूम पे जा सकते हो और वहाँ जाके आप इस कार को खरीद सकते हो। अब जो भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन होगी ना उसके अंदर कार ट्रेड इनके साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगा और साथ में लिस्टिंग फ़ी भी चार्ज करता है। तो ये सारी इनकी इनकम हो जाती है। और स्पिनी को क्या बेनिफिट होता है, स्पिनी के लिए एक ऑटोमेटिक मार्केट मिल जाती है उनको कि वो अपनी यूज्ड कार्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। अब गाइस ये जो टाई अप हुआ है ना ये अभी रिसेंटली हुआ है और इसकी वजह से इनको बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स के अंदर डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब गाइस अगर आप भी इसी तरीके से बिजनेसेस को एनालाइज करना चाहते हो तो आप हमारे इक्विटी रिसर्च बूट कैंप को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि किसी बिजनेस को अगर आपको एनालाइज करना है तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपको फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर से इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म के अंदर ना ये डिसाइड कर पाओ कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस कि बिजनेस स्टोरीज तो ना बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और इंडिया के अंदर आज की डेट में पोटेंशियल भी बहुत है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट थीम्स चल रही हैं विच कैन एक्चुअली डिलीवर ग्रेट रिटर्न्स। लेकिन वही वाली बात है गाइस, इनको ना ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी जो बोल रही है अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर गई तो ये कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो हम बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको कंपनी की वैल्यूएशन करनी किस तरीके से है, आपको कितना पैसा उस कंपनी के अंदर लगाना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हो, दैट मीन्स व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस, व्हेन टू सेल इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हेन टू बाय। क्योंकि एक चीज़ समझो, अगर कभी भी किसी कंपनी की ग्रोथ रेट जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है तो उसी पॉइंट पे उसका जो स्टॉक प्राइस है वो 20-30-40% से गिर भी जाता है। और उसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन टू सेल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस इनके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द रीमार्केटिंग ग्रुप। अब रीमार्केटिंग ग्रुप क्या है ना, ये बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं और NBFCs हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे व्हीकल लोन्स देते हैं, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स को लोन्स देते हैं। अब होता क्या है, इनमें से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो अपनी EMIs को टाइम पे पे नहीं कर पाते, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो ये बैंक्स और NBFCs जो है ना इनसे अपनी कार्स और बाइक्स को वापस रीपोजेस कर लेती हैं। अब इनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि इनके पास आ जाती है 1000 कार्स एक साथ, जिसको इनको एकदम से मार्केट के अंदर सेल करना है। अब अगर ये एक साथ मार्केट के अंदर चले जाएंगे तो इनको इतने प्राइस अच्छे नहीं मिलते। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने कार ट्रेड के साथ ना टाई अप किया हुआ है। अब कार ट्रेड के पास ना एक सब्सिडरी है
श्रीराम ऑटो मॉल। अब ये कंपनी क्या करती है ना, ये 1000 कार्स के लिए ना ऑक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है। कुछ कार्स को कई बार ये खरीद भी लेती है और उसके बाद आगे सेल कर देती है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करती है, ये ऑक्शन क्रिएट कराती है। और उसके लिए बायर्स कहाँ से आते हैं, वो कार्ट्रेड के प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं। तो जितने भी इनके पास ये मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली ये कार को बाय भी कर सकते हैं। अब गाइस इन्होंने साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया है ना, कि मान लो एक बार एक बायर है, उसने ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और उसने विनिंग बिड जो थी ना वो उसी ने दे दी। जैसे ही उसने विनिंग बिड दे दी, नाउ द ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू हैपन। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है उस बायर को लोन्स भी चाहिए हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी के साथ टाई अप भी कर लिए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया है और उसके अंदर क्या होगा कि जितने भी लोगों को ऐसे लोन्स चाहिए होगा, आईडीएफसी उनको वो लोन प्रोवाइड कर सकती है। और जैसे ही उनको लोन भी दिए जाएंगे तो वो आईडीएफसी से भी उसके लिए कमीशन चार्ज करेंगी। मतलब अब ये बात समझ पा रहे हो कि कार्ट्रेड जो है ना, उनके कितने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते जा रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली वैल्यू चेन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में ना मैनेजमेंट ने ये भी बोल दिया है कि हमें सिर्फ कमीशंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लिस्टिंग फीस नहीं चाहिए। मतलब जितनी वैल्यू ऑफ कार है जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन हुई है, हमें उसके ऊपर भी अपनी परसेंटेज चाहिए। मतलब उसके अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग उसके अंदर भी चाहिए। तो बेसिकली ये लोग सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहते जो सिर्फ एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, ये प्रॉफिट शेयरिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट ने इसके अंदर अपनी इंटेंशंस को काफी क्लियर भी कर दिया। अब गाइस Q1 FY27 के अंदर इनका जो रीमार्केटिंग ग्रुप का जो सेगमेंट है ना, इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही वो अराउंड 13% आई है, लेकिन इसकी पैट ग्रोथ आई है अराउंड 38%। इसका मतलब इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसकी रेवेन्यू ग्रोथ अगेन काफी सबड्यूड थी और इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही लास्ट ईयर जीएसटी रेट कट हुए तो उसकी वजह से इनकी जो ऑक्शन मार्केट जो है ना, इसके अंदर भी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब गाइस इनके थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज OLX। अब इसके अंदर कंपनी ने क्या किया ना, उन्होंने OLX को अक्वायर कर लिया था। अब आपको OLX का तो पता ही है कि अगर आपको कोई भी यूज चीज़ को अगर बाय या सेल करना है तो पूरी कंट्री में इनके अलावा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसके ऊपर आप ये सेल कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रहा है, क्योंकि Q1 FY27 के अंदर इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ जो आई ना वो अराउंड 29% रही और साथ में इनको 27% का इनका पैट ग्रोथ भी रहा। थोड़ा इनका पैट ग्रोथ थोड़ा सा कम ज़रूर रहा है। इसका रीज़न ये है कि OLX ने अभी रिसेंटली ये टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया है, इसकी वजह से इन्होंने टैक्स पे करना इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन जो थे ना वो थोड़े से कम रहे। लेकिन ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि OLX काफ़ी बड़ी मार्केट हो सकती है कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड। इसके अंदर गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, दैट इज़ द इलीट बायर प्रोग्राम। मतलब कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसके थ्रू क्या होगा ना कि अगर आप एक बायर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी। अब देखो पहले क्या रहता था ना, इनका माइंडसेट ये था कि हम सेलर से चार्ज करेंगे क्योंकि सेलर्स जो है ना उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको बायर्स को ढूंढना है और बायर्स के लिए हम सब कुछ रखेंगे फ्री, क्योंकि अगर फ्री रखेंगे तभी तो वो इनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और इसी रीज़न की वजह से ये लोग अपने मंथली एक्टिव यूज़र्स को इस लेवल पर लेकर आ पाए हैं। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जितने भी इनके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं ना, ये उनको भी मोनेटाइज कर सकें और इसी के लिए इन्होंने लॉन्च किया है एलीट बायर प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स को, मतलब वो लोग जो बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते रहते हैं OLX से। अब लाइक फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक ऑफिस बनवाना है, अब ऑफिस के लिए आपको फर्नीचर पुराना चाहिए थोड़ा, तो आप क्या करोगे, आप OLX के प्लेटफॉर्म पे आओगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स को बाय करना है तो OLX क्या कह रहे हैं ना कि आप हमें कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी दे दो और उससे हम क्या करेंगे, हम आपको बहुत ही बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल आपको अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके आपको ये बताएंगे कि आप अपनी स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन कर दो और उसके बेसिस पर वो आपके लिए बेस्ट डील्स को सर्च करके आपके लिए ला कर देंगे सबसे पहले। और क्योंकि आप इलीट बायर प्रोग्राम के अंदर हो तो आपको काफ़ी प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू अदर बायर्स। अब इससे क्या होगा ना, आपके लिए बाइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ईजी बना लेना चाहते हैं, तो जितने बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए काफ़ी सेंस बनेगा कि वो थोड़ा सा अगर सब्सक्रिप्शन फी पे कर दें तो उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी Q1 FY27 के अंदर कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि इलीट बायर प्रोग्राम के अंदर 1 लाख पीपल आर देयर जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन फी को पे कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि OLX के ऊपर ऑन एन एवरेज
एवरी मंथ मोर देन 3 करोड़ पीपल आते हैं जो इनके एक्टिव यूजर्स हैं। तो इनमें से आप सोचो कितनी मैसिव पोटेंशियल है कंपनी के पास गोइंग फॉरवर्ड, कि अभी तो ये नंबर सिर्फ 1 लाख है, पर गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। एंड द बायर्स वुड बी विलिंग टू पे, क्योंकि वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि OLX जैसा पूरी कंट्री के अंदर और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। और होता क्या है इन सारे बिजनेसेस के अंदर, चाहे आप कार वाले की बात करो, बाइक वाले की बात करो, OLX की बात करो, इन सारे बिजनेसेस के अंदर कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट मिलता है। अब नेटवर्क इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म जो है ना उसकी वैल्यू तभी ज़्यादा होती है अगर बायर्स और सेलर्स दोनों वहाँ पर आना चाहते हैं। अब गाइस एक बात समझो, मान लो आप OLX के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो आप OLX को क्यों चूज़ करोगे? क्योंकि आपको ये पता है कि कंट्री के अंदर बहुत सारे बायर्स जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। इसी वजह से एक सेलर जो है वो यहाँ पर आके लिस्ट होना चाहेगा। और अगर आप एक बायर हो तो आपको ये पता है कि ज़्यादातर सेलर्स जो है वो आपको OLX पे ही मिलेंगे, इसीलिए आप इनके प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो। और इसी चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट, कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, कि अगर सेलर ज़्यादा हैं तो बायर ज़्यादा आएंगे, और अगर ज़्यादा बायर्स आएंगे तो ज़्यादा सेलर्स भी इसी प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। अब आप ये सोचो, अगर मान लो एक नया प्लेटफॉर्म आ भी जाता है लेकिन उसके ऊपर बायर्स और सेलर्स जाएंगे क्यों? वो सारे के सारे OLX के ऊपर ही आएंगे, और ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है जो कार्टरेट को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है। अब गाइस इनका जो एलीट सेलर प्रोग्राम है ना उसके अंदर अराउंड 25 to 30% जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन फी पे कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो एलीट बायर प्रोग्राम है उसके अंदर सिर्फ 1 लाख लोग ही हैं जो एक्चुअली एट दिस पॉइंट इन टाइम पे कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी के पास जो बायर और सेलर का जो रेशियो है ना वो 7:1 का है। तो आप ये समझ लो कि बायर वाले प्रोग्राम के अंदर कितनी मैसिव पोटेंशियल है। और कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अगर इन बायर से अगर सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करने लग जाए तो यू कांट इवन इमेजिन कि कंपनी को कितनी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है, और उनका EPS ग्रोथ उतनी ही फास्ट रेट पर हो सकता है। क्योंकि गाइस लॉजिकली आप एक बात सोचो, ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मतलब इसके अंदर क्या होगा ना, अगर नए कस्टमर्स ऐड हो भी रहे हैं तो उसके लिए कंपनी को कुछ खास केपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी खर्चा कर चुकी है। इसका मतलब द रोड इज सेट। अगर गोइंग फॉरवर्ड इनके जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगी तो इनका सीधा बेनिफिट जो होगा ना वो इनके पैड ग्रोथ पे आएगा। और इसी रीजन की वजह से मैनेजमेंट ने अपनी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बोला था कि हमने इस बार अपने पैड किया है 250 करोड़ का, लेकिन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर हम अपने पैड को अराउंड 1000 करोड़ तक लेकर जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो ग्रोथ आएगी ना वो अराउंड 4x की हो सकती है। तो गाइस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी कंपनी है कि अगर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 25% प्लस तक रहती है तो इसके पैड ग्रोथ जो है ना वो इजीली 50-60% से हो सकती है। दैट मीन्स इस कंपनी को बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए। तो गाइस जिस नोट पे मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि ये जो कंपनी है ना एक इनॉर्मस गोल्ड माइन के ऊपर बैठी हुई है, और वो गोल्ड माइन क्या है, इनके मंथली एक्टिव यूजर्स जो इनके अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स के अंदर 8 करोड़ प्लस लोग हैं, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो इस मैसिव स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स को बाय या सेल करने में आपको हेल्प कर रहा हो। एंड दैट्स व्हाट गिव दिस कंपनी एन इनॉर्मस एडवांटेज। लेकिन वही वाली बात है गाइस, इस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बहुत कंपेलिंग है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी? और अगर ये एग्जीक्यूट कर गई तो गोइंग फॉरवर्ड दिस कंपनी कैन डू रियली रियली वेल। और वो किस तरीके से ट्रैक करते हैं, दैट इज समथिंग वी टीच इन आर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।